बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और कुछ बड़े फैसले हुए हैं जिनको हम आगे जाके प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बार बार बहुत ही देर से एक ही मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर जो है इससे कबल कि वो शिद्दत इख्तियार करे, अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। अभी भी हालात बहुत कंट्रोल्ड हैं, इनको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इतने केसेस सामने नहीं आ रहे हैं तो हम बिल्कुल इसको जो है नज़रअंदाज करते जाएं। सूरत हाल ये है कि अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, एक बार फिर से कोरोना की लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुदारा अपनी समझें। स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर हम खुद रूटीन में ये प्रैक्टिस अपनी कर लेंगे तो फिर हम आगे चलकर इसको भी जो है जो हालात अभी हम देख रहे हैं इन पर हम काबू भी पा सकेंगे। फ़िलहाल जो फैसले किए गए हैं कोरोना की शिद्दत से बचने के लिए, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी हम देख रहे हैं कि ताजिर हैं, मार्केटों के सदर हैं, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। जो फैसला किया गया है कि 10 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन हालात को समझने की ज़रूरत है और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस पर हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे डिटेल में। अभी शामिल कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद बताइए, मौसम तो हम देख रहे हैं कि तेज़ी से तब्दीली की तरफ जा रहा है, अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात ने आज भी लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया और मौसम खुश्क रहने के साथ साथ जो है मौसम में भी तब्दीली का सिलसिला जारी है। और आज भी अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम में तब्दीली के साथ साथ स्मॉग भी बढ़ रही है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 236 रिकॉर्ड किया गया है, और जिससे वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है मौसम तब्दील होने के साथ साथ स्मॉग में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 64%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 35% तक जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से भी हब्स और गर्मी का ज़ोर जो है वो कम हुआ है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवाएं जो हैं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और मौसम में ठंडक के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होगा। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम खुश्क रहेगा, बल्कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क रहने के साथ साथ शहर में बारिश जो है उसका कोई इम्कान नहीं है। जी, 2 रोज़ तक तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। शहर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पहली खबर हमारे पास है, मार्केटें आज रात 10 बजे बंद करने का फैसला, ताजिरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया है। धुआं छोड़ने वाली सनतों ट्रांसपोर्ट की फहरिस्त तलब, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की तजवीज़। तब्दीली में माफिया रुकावट, अवामी मंसूबे जल्द मुकम्मल करें, वज़ीर आज़म इमरान खान। और अगली खबर है जी, 50,000 एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने से इनकार, मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाने की तजवीज़। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का करम जी। सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और हालात इसी तरफ जा रहे थे। बार बार जो पैगाम दिया जा रहा था कि आप अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाएंगे, SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो फिर ये वो इकदाम हैं जो पहले फॉलो किए उनको दोबारा से करना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत थोड़ा लेट भी आई है। जब ये आप बयान तो देते रहे, हम बार बार मार्केटों का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर SOPs को क्यों नहीं देखा, बल्कि नाम भी ले रहे थे कि कौन कौन सी मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी वबा के फैलने के खदशात हैं, और ये गवर्नमेंट को भी पता था कि होना चाहिए। हुकूमत बयानात देती रही कि वबा की दूसरी लहर ख़तरनाक आएगी, पूरी दुनिया से आवाज़ें भी उठ रही थी कि अगर दूसरी लहर आती है तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। और हम बिलखुसूस हमारा जो मुल्क है वो इस बात का मतहम्मिल नहीं है, हमारी इकॉनमी भी इस बात की मतहम्मिल नहीं है कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएँ, दुकानें मार्केट्स बंद करके घरों में बैठ जाएँ, मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब आ गया डिसीजन। अब उस वक्त डिसीजन आया जब आपके केसेस बढ़े,
जब आपके पास केसेस रिपोर्ट हुए, जब शरह अमवात जो है आपके सामने आई, जब आपको आम रूटीन में केसेस नजर आना शुरू हो गए, तो एक ना वो बन चुका हुआ है। अब मैं तो ये कहूंगी हुकूमत का वतीरा बन चुका है। जब आपने देखा कि केसेस आना शुरू हो गए, धड़ाधड़ पानी सर से गुजरना शुरू हो गया, तब आप जाके एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं लेते, उससे पहले इंतजार करते रहे। देखें यही अगर फैसला आप लोग थोड़ी देर पहले कर लेते। अच्छा, मुझे थोड़ा इस पे भी इख्तलाफ है, ताजर बरादरी को तो खैर उनका बिजनेस है, उस पर इख्तलाफ होगा, मुझे इस पे भी इख्तलाफ है कि आप 10 बजे क्यों बंद कर रहे हैं। आप SOPs पर अमल दरामद करवाएं और उनको खुला रहने दें। मुझे ये बताएं कि आप मौसम सरमा शुरू हो रहा है, पहले SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें दुकानदारों को आप पकड़ें, आप दुकानें सील करें, मार्केट्स बंद करें। एक दुकान अगर पकड़ी जाती पूरी मार्केट सील करें ताकि उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़े। उनको पता चले कि कोरोना वायरस जिस पर हुकूमत चीख चीख कर हमें रिक्वेस्ट भी कर रही है, कह भी रही है, अगर हम उस पर अमल दरामद नहीं करते तो उसका बराह रास्त नुकसान किसको हो रहा है? ताजर बरादरी को तो होना ही है, लेकिन करोड़ों आवाम को भी तो होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो रोजाना की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं। अच्छा, फिर शादी का सीजन चल रहा है, शादियां हो रही हैं, शॉपिंग हो रही है, ये सारे मामला चल रहे हैं। माह रबीउल अव्वल खुशियों वाला महीना चल रहा है, इसमें हमारी जो एक्टिविटीज हैं हमारी वो सारी बढ़ जाती है। मजहबी एक्टिविटीज की बात कर लें, तकरीबात, महफिल मिलाद, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अच्छा, SOPs पर अमल दरामद कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था। हम हर प्रोग्राम में तकरीबन बात होती थी कि कोरोना वायरस आ रहा है, इसको किस तरह रोकना है। एक मास्क का पहनना जो है, तो मेरे ख्याल में ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, समाजी फासला बरकरार रखना मुश्किल काम है, ना रखें, थोड़ा उसमें आप रख लें, तो किसी ना किसी हद तक उस पर भी अमल दरामद किया जा सकता है। लेकिन आप कहें कि हम बिल्कुल ख़त्म कर दें और मास्क भी ना लगाएं, तो ये नुकसानदेह हुआ। आज आप मार्केट्स को बंद करने जा रहे हैं। मुझे बताएं कि अमूमन जो फैमिलीज़ हैं वो शाम 6-7 बजे घर से निकलती हैं। जब आपने उनको लिमिटेड टाइम दे देना है कि 2-3 घंटे आपके पास हैं, आपने मार्केट जाना है, आपने शॉपिंग करनी है, तो रश बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे। इस वक्त जिस तरह मैं शादियों का जिक्र कर रहा हूँ, शादियों का सीजन है, पूरी फैमिलीज जाके शॉपिंग कर रही होती है, खुशी होती है ना, उसमें जा रही होती है, जाना भी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मेरे ख्याल में इसको टाइम लिमिट रखने की बजाय आप मार्केट्स के ट्रेडर्स जो हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, उनको बिठाएं। अच्छा, शायद से और क्लियर कट मैसेज यहाँ पर एक चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी। आप जितना मर्जी लोगों को कह लें कि आपने SOPs पर अमल दरामद करना है, लोग नहीं करते हैं। अब इस रवैये को किस तरह से बदलना है ना? और देखें ना, आप जाते हैं मार्केट में, बहुत सारी दुकानें हैं जिनके बाहर लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर दाखिला ममनू है, उसको यकीनी बनाएं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि उसको आप उस तरफ ना लेकर जाए ना कि गाहक आ रहा है, आप उसमें थोड़ा हुकूमती चीज भी तो देखें ना, हुकूमत की रिक्वेस्ट भी देखें और अवाम के मामलात को भी देखें। अगर दरवाजे पे लिखा है और उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है कि मास्क के बगैर दाखिला ममनू है, तो इस बात को अगर यकीनी बना लें ताजर बरादरी, तो अवाम जो है वो जाएगी मास्क के साथ। मुझे ये बताएं, जब ईद उल फित्र आई रमजान मुबारक के बाद, उसके बाद कोरोना के क्या हालात थे, मार्केट्स खोली गई, लेकिन जब कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी होगा और करना भी ज़रूरी होगा, और उसके बाद जो भी लोग गए उन्होंने उस पर अमल दरामद किया। बिल्कुल। मार्केट्स में जो भी, इवन बच्चे नहीं गए, बच्चों को लोगों ने रोका, उस बात की हौसले शिकनी की कि आप बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो ना जाएं। तो आज भी इस वक्त तो हम बहुत कंट्रोल सूरत हाल में हैं। इस वक्त तो हमारे पास उस तरह के मामलात आए नहीं है कि हम लोग और शायद साहब ये तभी मुमकिन है जब सभी लोग अपना किरदार अदा करेंगे, वो चाहे शादी हॉल वाले हैं, वो चाहे बाजारों वाले हैं, वो चाहे फिर रेस्टोरेंट मालिकान है। इस पर हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन आमिर रफीक कुरैशी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला किया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? 10 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी, रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे, शादी हॉल बंद किए जाएंगे। आप हुकूमती फैसले से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग में है। बहुत ज्यादती किया गवर्नमेंट ने, इनकी नाकिस पॉलिसीज हैं, इनको समझ ही नहीं है कि इस वक्त क्या फैसला करना है। मुझे आप ये बताया कि 10 अगस्त को जब ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे लास्ट में खोली इन्होंने, उसके बाद चंद दिनों बाद देखे इनके जो एहतियाती तदाबीर के इश्तिहारात चल रहे थे गवर्नमेंट, तो वो आने ऐसे ऐसे सारे बंद हो गए। आज अगर टर्की में देखें, टर्की में जब से ये पैंडेमिक के बाद से लेके पूरे उनके मुल्क में हर बंदे पे लाजिम है मास्क को पहनना। उन्होंने कंटिन्यूटी रखी उस काम में। इनको आज ख्याल आया है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ये तबाह कर देंगे। 30 to 40% रेस्टोरेंट पहले बंद हो चुके पैंडेमिक में। अब रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसा है, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में ऐसा बिजनेस है जो चलता रात को है। चाहे वो लंच दे, चाहे वो ब्रेकफास्ट करे, ये बिजनेस रात का है। लोग अपने अपने दफातर में, अपने अपने कारोबार में बिजी होते हैं, फैमिलीज को लेके, उनकी जो
ट्रीट्स होती है या दोस्तों के साथ या कॉर्पोरेट फंक्शन, वो रात को होते हैं। आमिर साहब ये बताइएगा कि ये फैसला करने से कबल आपको एतमाद में नहीं लिया गया, कि आप बैठ कर बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि हुकूमत भी अगर ये इकदाम उठा रही है तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके भी इश्यूज हैं जो वो बार बार हाईलाइट कर रही है कि अमल दरामद SOPs पर नहीं हो रहा, तब ये स्टेप लिया जा रहा है। तो क्या आपको एतमाद में नहीं लिया गया इस फैसले से पहले? बिल्कुल भी नहीं लिया गया, हमारे से कोई मशवरा नहीं किया गया। हमारे से ये मशवरा करते जब ये पैंडेमिक क्राइसिस चल रहे थे, उस वक्त भी मेरी जो स्पीचेज हैं, जो एहतजाज, जो प्रोटेस्ट हम कर रहा था मैं, हम एसोसिएशन के साथ, तब भी मैं यही कह रहा था कि अगर ये टाइम कम करेंगे तो नेचुरली रश बढ़ेगा। जब रश बढ़ेगा तो वायरस के बढ़ने के चांसेस है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं समझता हूँ कि मार्केट्स और रेस्टोरेंट को 24/7 खोलना चाहिए ताकि लोग रश की शक्ल में ना आए। जब वो रश की शक्ल में नहीं आएंगे तो वायरस के चांसेस मिनिमाइज होंगे। तो कॉमन सेंस की बात है। जब ये लिमिट करेंगे टाइम को तो वो रश पड़ेगा। और रेस्टोरेंट का बिजनेस तो रात का बिजनेस है। गरीब आवाम क्या करेगी मुझे बताएं। अभी तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सजेशन दी है कि 24/7 खोलने चाहिए ताकि रश ना बढ़े, लेकिन अब कुछ जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं और इसके लिए आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि इस चीज को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना कि केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी जो एसोसिएशन है उसका फेसबुक पर पेज है और हम गाए बगाए उस पर नोटिस, अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। रेस्टोरेंट से मुशावरत करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं और हमारा स्लोगन लेके कहता है कि SOPs की पासदारी अब हमारी जिम्मेदारी। ये स्लोगन हमने बनाया हुआ है। हम तो जितनी इत्तेहाद हो सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दुनिया में वाहिद इंडस्ट्री है जिसको सेफ्टी, इससे ज्यादा किसी इंडस्ट्री को पता नहीं कि सेफ्टी कैसे हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी मौजूद है और रेस्टोरेंट में आउटडोर बैठने में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि ये टाइम शॉर्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। दूसरी ये चीज है कि टाइम शॉर्ट किया उन्होंने तो आप देखिएगा कि रेस्टोरेंट के अखराजात बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब रश पड़ेगा, अगर 10 लोग रखे हुए हमने, हमें 20 करने पड़ेंगे तो कम वक्त में रश होएगा, सर्विंग करनी पड़ेगी। तो ये एक नेचुरल चीज है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत ज्यादती है। इसका प्रॉपर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से और इंशाल्लाह ताला ये जो उनकी शर्त है ये हमें एप्लीकेबल और मंजूर किसी सूरत भी नहीं है। क्योंकि रेस्टोरेंट को तो पहले बेड़ागर्क कर दिया गवर्नमेंट ने, 30% से ऊपर बंद हो चुके हैं। इनकी इस टाइमिंग की वजह से अल्लाह ना करे ये रेशो 60% तक पहुंच जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, जो हमारी लिंक्ड एसोसिएशन है जैसे फ्रूट वेजिटेबल सप्लायर एसोसिएशन है, मीट सप्लायर, सी फूड, उनकी तो प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने पैंडेमिक से पहले लोगों को उधार दिया होता रेस्टोरेंट से। जब 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए, वो मेरे पास आते हैं हमारी एसोसिएशन में कि जो पुराने रेस्टोरेंट को उधार दिया था वो बंद हो गया, पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब दोबारा वही मसला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक आवाम गरीब आदमी की बहुत सख्त परेशानी है। जो वेटर है उसकी क्या तनख्वाह है, वो टिप्स पे चलता था। आप देखिए कि लक्ष्मी चौक, अंदरून शहर रात को रेस्टोरेंट चलते हैं, ये लोग टिप्स पे कमाते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले भी एहसास प्रोग्राम से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 1 रुपया नहीं दिया। अभी इनको फिर कोई एहसास नहीं है आवाम का। गरीब आवाम वेटर्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यकीन करें ये तबाही के दाने पे पहुंच गए इनके फैसले। बिलाशुबा आमिर रफीक कुरैशी साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमती फैसले पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से जो रद्द अमल आया आपने देखा। सिप्रा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, एक कमेंट चाहिए आपका। देखिए मैं ये कहूँगा वो अपनी जगह पे ठीक है। मैं पहले भी कर रहा था कि कारोबारी शख्सियत जो भी होगी वो यही कहेगी कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन अगर जो नहीं मानता, जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करता, कोई भी रेस्टोरेंट है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारी और भी एसोसिएशंस हैं, लिंक हैं, अगर रेस्टोरेंट एसोसिएशन नहीं मानती, एक रेस्टोरेंट में SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सारी बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसमें कोई दूसरा फैसला, दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि खुलना चाहिए। देखें कहीं भी नहीं हो, ये कह रहे हैं कि अपनी जगह पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप रूटीन में विजिट करें, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, कई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप रेस्टोरेंट्स की बात कर लें, खाने पीने की कोई मार्केट, कोई भी आप आम मार्केट में चले जाएं, कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हुकूमत इनको खोलने की इजाजत देती है, हुकूमत कहती है कि मान भी जाती है कि चले हमारी इकोनॉमी का इशू है, इनके कारोबार का इशू है, लेकिन इनको एक डायलॉग्स करें, इनसे टेबल पर बैठें और इनको बताएं कि आपकी एसोसिएशन के ज़ेरे इंतजाम जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से एक में भी SOPs की वायलेशन पाई गई तो हम पूरी मार्केट बंद करेंगे। अपना तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम रखे ना। ये हुआ ना, फिर तो चलो मजा आएगा, काम करने का मजा आएगा, हुकूमत को भी पता चलेगा कि वबा के लिए काम कर रहे हैं। सवालात उठाते आप अच्छे भी लग रहे हैं कि भी हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम खुद अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं। वबा पर काबू पाना तो हम और आप सबकी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। आप कहते हैं कि हम कारोबार चलाएं, आप चलाएं, कोई भी नहीं रोकेगा, हुकूमत भी नहीं रोकेगी, पब्लिक भी नहीं रुकेगी, कोई भी नहीं रोकेगा। ये फैसला उस वक्त हुआ है जब हमने
कोरोना शरोना कुछ नहीं कहना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। ये जब इस लिमिट पर हम लोग आए हैं तो उसके बाद ये सारे फैसले करना पड़े हैं। इसलिए अभी बहुत वक्त है, अभी 100, 120, 25, 70, 75 पे हम लोग खड़े हैं। खुदा ना खास्ता ये सैकड़ों की तादाद में चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर वही हालात होंगे जो कि पहले हमें थे। लॉकडाउन पे जाना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा ही कभी है। स्मार्ट लॉकडाउन होगा, कभी कोई लॉकडाउन होगा, कभी माइक्रो स्मार्ट होगा। ये इस पर हम अब नहीं जाना बिल्कुल, चाहते, हम हुकूमती इसलिए फैसले को SOPs पर अमल तनकीद का दरामद करना निशाना है। तो बना रहे हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक पूरी कर रहे हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और हम मौजूदा कोरोना की सूरत हाल डिस्कस कर रहे थे, उस पे जो फैसले किए गए हैं वो डिस्कस कर रहे थे। ताजिरों के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग्स मुकर्रर की जा रही है इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, जबकि वज़ीर आला ये कहते हैं कि ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। शाहिद सिपरा साहब, ये लाहौर चैम्बर के वफ्द की मुलाकात हुई है और वज़ीर आला साहब ने ये कहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, अब इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किल बन रही है। कोरोना का फैलाव जो है अगर वो खुदा न खास्ता ज़्यादा होता है तो फिर हमें कठिन फैसले तो करना पड़ेंगे, फिर मुश्किल फैसलों की तरफ तो जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है। अब देखें, आपके जो हुक्मरान बैठे हैं उनकी जानिब से हमेशा यही स्टेटमेंट आती है कि हम लोग तरजीही बुनियादों पर अवामी मसाइल हल करेंगे, तरजीही बुनियादों पर सारे मसाइल हल होंगे। और ज़ाहिर है ताजर बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ तो वही जवाब आएगा ना कि हम आपके मसाइल सुनेंगे, उनको एड्रेस करेंगे और तरजीही बुनियादों पर उनको हल भी किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर लाहौर चैम्बर एक उनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें उनके सारे बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ लिंक है, अगर लाहौर चैम्बर इस बात की यकीन दहानी करवा देती है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा और वो पंजाब हुकूमत को मनाने में या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मनाने में कामयाब हो जाती है कि SOPs जो भी आप बताएंगे उसमें कोई नहीं है, मास्क है, सैनिटाइजर है, सबको पता है कि यही दो हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर इस पर अमल दरामद वो करवाते हैं और यकीन दहानी करवा देते हैं तो मेरे ख्याल में मार्केट्स खुली रही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन टाइम लिमिट आप रख रहे हैं तो ये मुश्किल होगा। ये मैं सिर्फ कारोबारी लिहाज से नहीं बात कर रहा, मैं उसको ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि 7-8 बजे जिस बंदे ने अपने कारोबार करके नौकरियों से घर जाना है और उसने अपने बच्चों या फैमिली के साथ निकलना है तो वो उसके पास वही 2-3 घंटे होंगे। जब उसको पता होगा कि मैंने 2 घंटे में शॉपिंग करनी तो सारे लोग आएंगे, ऐसे ही है। इसमें रश तो होगा। बिल्कुल ऐसे ही। रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे थे तो वो 11-12 बजे तो आबाद होता है लाहौर शहर, ऐसे ही है। वो तो लाहौर शहर का कल्चर है, सकाफत है कि 11-12-1 बजे तक कामों से 9-10 बजे जब घरों को जाते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। यहाँ इशू ये है कि किसी चीज पर अमल दरामद करवाने के लिए इस तरह की सख्ती नहीं होनी चाहिए, इस बात पर सख्ती होनी चाहिए कि जो रियासत, जो हुकूमत फैसला कर रही है उस पर अमल दरामद हो। बिल्कुल। और आज से आप क्रैकडाउन शुरू करें, आज लोगों को बताएं, मार्केट्स के एसोसिएशंस को, उनके सदर, उनके सदूर, उनके चेयरमैन, सेक्रेटरी सबको बिठाएं, उनको कह दें कि अगर आपकी मार्केट में किसी जगह पर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ और गाहक जो आने वाले हैं वो SOPs के बगैर आए तो उनका दाखिला ममनू किया जाए, उनको दाखिल ना होने दिया जाए। और मार्केट में अगर इस तरह की चीजें सामने आई तो हम आपकी मार्केट को बंद करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक गाहक जो है उस पर इस कोरोना को प्रायोरिटी देंगे, कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। ताजर बरादरी हमेशा साथ खड़ी होगी हुकूमत के कि हम कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए, और मैं कहता हूं बहुत छोटा इकदाम है, बिल्कुल ऐसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ये वबा फैली हुई तो आपको हर दरवाजे पर, दुकानदार के माल पे, कहीं भी आप जाएं तो वो आपका शावर लेके खड़ा होता था, वो आपके हाथों पे सैनिटाइजर लगाता था। ऐसे ही है, ऐसे ही। आज फिर वही प्रैक्टिस शुरू कर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हालात ठीक हो जाएंगे। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको खत्म ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि आपका जिंदगी भर के साथ आपका इसका बिल्कुल चल ऐसे रहा है, जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती, जब तक वैक्सीन मार्केट्स में नहीं आ जाती या कोई मुल्क जो है इसको बनाकर कामयाब नहीं हो जाता, तब तक ये साथ साथ चलना है। बिल्कुल अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सिपरा साहब, हमें भी समझने की जरूरत है। इस पे हम ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ ले लेते हैं। इस टाइम हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज साहब ने। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे हुकूमती फैसले को कैसे देखते हैं, इस पर ताजिर किस कदर जो हैं वो मुत्तफिक हैं, और इस पर ताजिरों ने भी क्या कोई अपनी प्लानिंग की है कि किस तरह से उन्होंने SOPs पर अमल दरामद करना है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है कि वो हमेशा यही काम करती है। सोई हुई थी, उसकी आंख खुली, उसने उठ के कह दिया कल से बंद। ये कोई बात नहीं है, मुशावरत होनी चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी है, ये पाकिस्तान का ताजर एक ताकत है,
इस तरह का उसके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। आप रात को कह रहे हैं जनाब कल से 10 बजे कारोबार, बेशुमार कारोबार ऐसे हैं, होटलिंग आगे तबाह हो चुकी है, उनके कारोबार काम करने वाले लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, पहले में इसका जनाजा निकल चुका है, अब आपने और क्या करना है? कोई रियासत नाम की चीज है, कोई अपना ये सोचने की बात है कि उनमें एक कोई रियासत अपना सिस्टम खालिद परवेज साहब, आपने तो इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। खालिद परवेज साहब, फैसले को तो आपने यकसर मुस्तरद कर दिया है, अब कोई आपने रास्ता भी निकाला है कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो SOPs पर अमल दरामद करना है? ऑब्वियसली इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो अब आप लोगों की अगली प्लानिंग क्या होगी? नहीं, पहले हुकूमत सो रही थी, आप शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इनको नहीं पता था, इन्होंने एकदम से 24 आवर खोल दिया जनाब। ये इसके जिम्मेदार हुकूमत ही है, इसके आम आवाम नहीं है, इसके ताजर नहीं है। ताजरों का तो खाना खराब कर दिया, तबाह कर दिया, पूरी मैशियत बर्बाद कर दी इन्होंने। इसका मतलब ये है कि आप रात को उठेंगे, ये बादशाहत है इस मुल्क में, हुक्म चलते हैं सिर्फ कि वो रात को उठकर क्या किया, 10 बजे कारोबार बंद। ये नहीं इन्होंने सोचा कि इनको मौका दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए, ये अपनी जो अरेंजमेंट है उसके मुताबिक करे और मुकम्मल SOPs का ख्याल करे। ताजरों ने हमेशा हुकूमत के शाना बिशाना चले हैं और इसके साथ चले हैं और इनके जारी करना तमाम SOPs का ख्याल रखा है। ऐसी बात नहीं है 100 में से एक नहीं भी रखता होगा, लेकिन रखता है, ताजर बाशऊर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप थोड़ा मार दे उसके सर पे कि जनाब आज ही बस, ये क्या है? खालिद परवेज साहब, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, ये जो एकदम से फैसले किए जाते हैं और फिर इनको इम्प्लीमेंट करने का कहा जाता है, ना तो ताजिर बिरादरी को एतमाद में लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ बाजारों मार्केटों में SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा था। इस चीज से आपको भी एग्री करना चाहिए और इस पर अब सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि उनको खुली छूट दे दे, ये भी हुकूमत की नाअहली है कि आपने 24 इसलिए कि वो SOPs का ख्याल ही रखे और सुबह से शाम 24 आवर काम करे। एकदम से ऐलान किया, ये भी इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये नहीं है, ताजर करेंगे, उनको अवेयरनेस पैदा होगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर इसको साथ साथ ही चलना है कोरोना को, तो इसके निजाम को भी जरूर, जो लोग बेरोजगार है, रियासत की जिम्मेदारी है उनको रोजगार देना, जिनके मसाइल है उनको कौन सी सहूलत दी है? कौन सा तक माफ कर दिया इन्होंने? हर बंदे को अंगूठा रख के ले रहे हैं, कौन सी टैक्स में छूट दी है इन्होंने? कौन सा इनको बरात दी है ताजरों को? और आज वही बात कर रहे हैं जो पिछले 6 माह इन्होंने खराब किए। सही। खालिद परवेज साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सिपरा साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी है, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन जैसा कि मैंने खालिद परवेज साहब को भी कहा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। बिलाशुबा उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक है टाइमिंग्स के हवाले से, और ये भी उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि एकदम से फैसला किया जाता है, वेरी नेक्स्ट से कह दिया जाता है कि इस पर इम्प्लीमेंट होगा, लूप में नहीं लिया जाता, ताजिर बिरादरी को एतमाद में नहीं लिया जाता, मिलकर एक टेबल पर बातचीत नहीं की जाती। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बाहर विजिट करते हैं, मार्केटों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, हालात ऐसे हमें नजर आए हैं कि इस चीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं, ताजिर बिरादरी भी, लोग भी। तो ये तो मुश्तरका एक काविश है ना सिपरा साहब? देखें, अब 2 चीज़ें हो गई। अब खालिद परवेज साहब बड़े सीनियर, मतलब ट्रेडर एसोसिएशन के बड़े सीनियर नुमाइंदे हैं। अब उनकी बातों से जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं। हुकूमत ने उनको कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहूलत नहीं दी, जैसे कि वो कह रहे हैं, ना कोई टैक्स रिलीफ दिया है, बेरोजगारी हुई है, उनकी कोई हेल्प नहीं। अब बात क्या, अब 2 चीजें आ गई। कोरोना की वजह से आपके कारोबार तो तबाह हुए, दूसरा फिर इस तरह के डिसीजन साथ में आगे के सख्त आप उस पर फैसला करने जा रहे हैं कि हम लोग मार्केट्स को बंद कर रहे हैं। अब दोनों फैसले देखें कि एक तरफ ताजर बरादरी इस बात का रोना रो रही है कि हमारे कारोबार ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, हम लोगों को जो मजदूर है जो वहाँ पे काम करते थे वो तबाह हो गए, उनको तनख्वाहदार जो तबका था वो ख़त्म हो गया। दूसरा अब क्या आ गया कि इस तरह का फैसला कि आप अचानक उसको बंद कर दें कि जो उनका कुछ कारोबार चल रहा था उसको बंद आप करने जा रहे हैं। ताजर इस बात में हम लोग और रियासत ये बात कर रही है कि आप कारोबार को चलाएं,
आप सारे मामलात को चलाएं, लेकिन कोरोना वायरस के जो एसओपी उन पर अमल दरामद करवाएं। देखें, आपने उनसे 2 दफा क्वेश्चन किया है कि एसओपीज पर अमल दरामद करवाना या एक चीज नजरअंदाज हो रही है, वो उस तरफ गए ही नहीं है। उनका स्टांस एक ही तरफ है कि हमारे जो कारोबार है वो तबाह हो रहा है। भाई ठीक है, ये चीज भी समझने ये सब चीजें आपके सामने है, हुकूमत के सामने है, रियासत को भी पता है, लोगों को भी पता है कि कारोबार तबाह हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस वायरस की वजह से जो हमें ऐसा नुकसान हो जाए, जो खुदा ना खास्ता कि हम लोग ये दोबारा बंद करने की तरफ चले जाएं, उस पर ताजर बरादरी को जिस तरह कह रहे हैं कि शाना बशाना रियासत के साथ चलते हैं, तो एसओपीज पर भी चलें। बिल्कुल, एसओपीज के साथ उनके खड़े हों, तो मेरे ख्याल में उठाया जाएगा। सिप्रा साहब 10 बजे तक भी नहीं, मुकम्मल तौर पर मार्केटें बंद हो जाएंगी। रियासत कभी जबर नहीं करती, बिल्कुल कभी भी नहीं करेगी, लेकिन ये उस वक्त होता है, आपको कठिन या मुश्किल फैसले उस वक्त करना पड़ते हैं, इस तरह के तल्ख जो फैसले होते हैं, जब आपके पास कोई दूसरा राह नहीं बनता, ऑप्शन ना रह जाए, ऑप्शन ही ना हो। तो फिर उसके बाद अब आज ताजर बरादरी इनके साथ बैठे हैं। अच्छा, ये भी है, इस पे भी मुझे इख्तिलाफ है कि अचानक कर दिया, नहीं करना चाहिए था हुकूमत को। इनके साथ बैठते, चैम्बर के साथ बैठते, इनके जो नुमाइंदगान है हर मार्केट के, जिनका हम जिक्र भी करते रहते हैं गाहे बगाहे, उनके साथ बैठे, उनको बताएं कि एसओपीज पर अमल दरामद करवाएं, अदरवाइज हम कारोबार बंद करेंगे। और रियासत करवा भी सकती है, और करोड़ों आवाम के जिस तरह के मसाइल हैं, करोड़ों आवाम की जिंदगियों को बचाने के लिए फैसले होने भी चाहिए, लेकिन ताजरों के साथ मिलाएं। ताजर कह रहे हैं कि हम शाना बशाना चलेंगे, इसलिए इस फैसले को वापस लें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक चीज अगर आपके काबू में नहीं आ रही तो उसका नामो निशान मिटा दे, नहीं होता, मुतबादिल रास्ते होते हैं। ये काविश दोनों साइड से होगी, हुकूमत को भी ताजिरों को एतमाद में लेना होगा और ताजिरों को भी इस चीज को अवाम आए, उनको वापस भिजवाएं, हम आपको नहीं शॉपिंग करने देंगे, सिंपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात पर ना है कि अवाम आया, गाहक उसको ना, उसको देखें कि वो कोरोना वायरस का एसओपी पे अमल दरामद कर रहा है, गाहक उसको सेकेंडरी करें, प्रायोरिटी आप कोरोना पे रखें, आपके फिंगर टिप्स पे हैं जहां पर लोगों का एक्सपोजर ज्यादा है, जिन बाजारों में लोग ज्यादा जाते हैं, तो कम से कम अगर आप वहां पर मॉनिटरिंग अपनी सख्त कर लेंगे, अच्छी कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से हालात को आप बेहतर कर सकते हैं। और पीक टाइम भी आपको पता है कि किस टाइम पे लोगों का रश बाजारों में ज्यादा होता है, तो ये वो सब चीजें हैं। यहाँ पे मैं लोगों से भी जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हुकूमत अगर इकदामात कर रही है, टाइमिंग मैनेज कर रही है, ऑब्वियसली ताजिरों के, रेस्टोरेंट मालिकान के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि जब टाइमिंग महदूद कर दी जाती है तो धड़ाधड़ लोगों की कोशिश होती है कि वो बाजारों में भी जाए, रेस्टोरेंट्स में भी जाएं। तो टाइमिंग अगर मुनासिब रहेगी, 24/7 आर टाइम होगा, लोग अपने टाइम के मुताबिक जाएंगे भी और रश भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक मास्क पहनना बजाय इसके कि आप घरों तक महदूद होकर रह जाएं, इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस बना लेंगे तो मुश्किल वक्त से आप भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। एक और बड़ी मुश्किल, स्मॉग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी इस पर बात होगी आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। धुआं छोड़ने वाली सनतों, ट्रांसपोर्ट की फहरिस्त तलब की गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। ये तो खैर बड़ी आगे की बात लग रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखो पता नहीं कब चलेगी, मैं वही कह रही हूँ, ये तो बहुत दूर की बात रख रही है, जो चल रही है। हम शुक्र अदा कर रहे हैं ऑरेंज ट्रेन चल गई है। वो जो चल रही हैं उनको ठीक कर लें। लाहौर LTC, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो गाड़ियां, उनके हालात आप देख लें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात आप देख लें, तो ये हालात हैं। मेरे ख्याल में हम लोग इसमें भी लेट हैं। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी करने वाली थी, बहुत पहले हमें इस बात पे इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन आज हम आ रहे हैं। इनको नहीं पता कि सनतें कौन सी चल रही हैं। बिल्कुल, मेरे साथ चले, मैं बताता हूँ कौन कौन सी सनत कहाँ पे क्या चल रही है। आप शुरू हूँ वहाँ से, रावी पुल से शुरू हूँ, और उसके बाद हरबंसपुरा तक आए, अंदर आ जाएं दरोगे वाला की तरफ। ये सारी इंडस्ट्री है धुआं छोड़ने वाली, इसमें मेजॉरिटी है। अच्छा, इस पे DC साहब कहते हैं कि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले हमने सादिया से रिपोर्ट ली, तो उसका ये कहना था अब ये धुआं छोड़ने वाली जितनी भी फैक्ट्रियां हैं ये रात के टाइम काम कर रही हैं अपना। तो अगर आप दिन में कार्रवाइयां कर लेंगे, रात को आपकी मॉनिटरिंग टीमें कुछ नहीं कर रही हैं, तो फिर हालात कैसे आप कंट्रोल नहीं, तो क्या करें, बंद कर दें? नहीं, आप तो ये, आपका तो ये है कि दिन में अगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं बंद रखते हैं, रात को चलाते हैं बंद कर दें। तो फिर इसका हल क्या निकाला जा सकता है? या तो फिर एक SOP बनाए कि हमें बंद कर दें। सही भाई, जो इंडस्ट्री लग गई है, जिसने कोयले पे चलना है,
या किसी और ईंधन पे चलना है, सिप्रा साहब, आप उसका शहर धुआं से बाहर निकलना, मुंतकिल भी कर सकते हैं ना, रिहायशी इलाकों से बाहर। ये हमेशा तजावीज दी जहाँ हम जाती लोग है। बैठे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया ही बना था ना, इसके सराउंडिंग में तो आबादी हो गई है, गुंजानाबाद इलाके बन गए, बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी भी है। बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री बन गई है, जो लग गई है, जिसने किसी कोयला या दीगर ईंधन से चलना है, जिसने धुआं छोड़ना है, वो होना ही होना है। उसका एक ही हल है, उसको बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो फिर उसने चलने दें, वो तो कोई हल नहीं है। देखें, इसमें भी यही होता है कि या फिर आप एसओपीज बनाएं, जो आप कह रही हैं कि हम इंडस्ट्रियल एरिया को दूर लेकर जाएं, या ऐसी इंडस्ट्री उनको कोई नोटिस दें कि आप इस इंडस्ट्री से दीगर पे शिफ्ट हों, ऐसा ईंधन इसमें बिजली गैस का इस्तेमाल करें ताकि उसमें धुआं ना हो, तो फिर तो हल है। अदरवाइज आपने जिसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने कारोबार तो करना है, तो आप कारोबार को रोकेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, और बार बार हम भट्टों का जिक्र करते हैं जिसे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा माहौल को आलूदा करने में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी ड्राइव करते हुए एक फुटेज बनाई। बसें इस कदर, ये फुटेज हम चला भी रहे हैं, अब जिस तरह से ये बस धुआं छोड़ रही है, आप देखें कि अगर रोड पे आपको 4-5 गाड़ियां इसी तरह से नजर आ रही हैं, और आप हर रोज ये चीज शेयर कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। हालात ये हैं कि आपको हर तरफ स्मॉग बढ़ती हुई नजर आ रही है, और हम तसल्लियों तक बातें कर रहे हैं, सिर्फ कार्रवाई की जाएगी। सिप्रा साहब, ये हालात आप देख सकते हैं। देखिए, ये तो आप, मैं जिन गाड़ियों का जिक्र कर रहा है, ये उसी की फुटेज है। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो गवर्नमेंट की है, हुकूमत पंजाब की गाड़ियां है ना, जो यहाँ पे मेट्रो आपके चल रही है, अर्बन ट्रांसपोर्ट जो आपकी चल रही है। तो फिर आप इन पर काबू नहीं पा रहे, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि हम रिक्शा को भी रोक लेंगे, चिंची को भी रोक लेंगे, दिग्गर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं हम उनको भी रोक लेंगे, ईंधन दिग्गर जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्री ऐसी है जो धुआं छोड़ रही है, हम और आप बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह ये ट्रांसपोर्ट है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, फिर क्या बंद कर दें? फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन कार्रवाई क्या करें, रोक देंगे ना, बस ही रोक देंगे, लोगों के पास राय आमदोरफ्त ही नहीं होगी, वो ट्रेवल किस तरह करेंगे, उनके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी। हाँ, ये था कि आज अगर माह नवंबर में आपके पास या दिसंबर में स्मोक जो है वो बढ़ने के खदशात हैं, तो आप माह अगस्त में, माह जुलाई में आप शुरू कर दें कि ये जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं इनकी रिपेयरिंग करवाई जाए, इनकी मुरम्मत करवाई जाए। वो इंडस्ट्री, वो सनत जो धुआं छोड़ रही थी, उनके मालकान से मिला जाता कि हम लोग ये आपको 2 महीने के लिए बंद कर देंगे, या फिर आप इसके मुतबादिल कोई ढूंढें, उस पर शिफ्ट हो जाएं। आप भट्टों की बात कर रहे हैं, आप भट्टा एसोसिएशन है, उनके सदर हैं, सेक्रेटरीज हैं, आप उनसे मिलते हैं, उनको बताते भाई आपकी जो हम आपको बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग जो भी है इस पर चले जाएं, अदरवाइज हम आपको बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये लोग मान जाते, ये हुकूमत के साथ चलते। आप कारोबार अजीज होता है हर बंदे को, चाहे वो ताजर है, कोई भी आम शहरी है, उसको कारोबार अजीज होता है, वो कारोबार से अजीज और कुछ भी नहीं होता। उसका कारोबार अगर आप 2-3 महीने के लिए बंद करेंगे तो उसको मुश्किल होगी। अच्छा, उसको सिर्फ मुश्किल नहीं होगी, उसके साथ सैकड़ों जो मजदूर हैं, हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो उससे मुतासिर होंगे। जो रोजाना डेली वेजिस पर जो काम करने वाले, उजरत लेने वाले काम मजदूर है, उनको मुश्किल होगी। इसलिए कबल अज वक्त, हम हर साल तो आता है स्मोक, इतने सालों से आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन हम कहें कि हम इंडस्ट्री को बंद कर देंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हम पकड़ धक्कड़ शुरू कर देंगे। सिप्रा साहब, मैं तो यही कहूंगी, ये हमेशा की तरह नाकिस प्लानिंग है कि आप बिल्कुल टाइम पे ये कहते हैं इंडस्ट्री बंद कर दें, इसका एक ही हाल है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब ये पहली दफा आया था और बड़ा संगीन किस्म का आया था, मैंने तब भी कहा था कि हमें अल्लाह ताला से मांगकर नमाज इस्तिस्का की अदायगी करनी है, बारिश ही इसका हल है। बिल्कुल, आपकी गवर्नमेंट इसको कुदरती आफत मान चुकी है, बारिश ही इसका हल है। हम लोग बारिश की दुआ मांगे। इंडस्ट्री बंद करने से, ट्रांसपोर्ट बंद करने से, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो कुदरती आफत आनी है वो आनी है, उसका हल भी उसी तरह ही होना है कि अल्लाह ताला का हुजूर सरबत सजूद होकर हम लोग दुआएं मांग सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, खुशियों का दिन और रात आ रहा है, तो हमें इसलिए माफी मांगनी चाहिए। आज अगर बारिश हो जाए कि सुबह क्लियर होगा। आपको याद होगा एक दफा हाई कोर्ट में केस चला था, उसी दिन बारिश हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने जवाब दाखिल करवाना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब उनके रिमार्क्स भी यही थे कि अब्रे रहमत बरसी है तो हालात ठीक हो गए। आज भी इसका हल यही है, कोई हाल नहीं है कि इंडस्ट्री बंद कर दें, भट्टा बंद कर दें, मैं तो इससे मुत्तफिक नहीं हूं। सही, लेकिन ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। दूसरा, अल्लाह ताला के हुजूर सरबत सजूद हो जाए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। बिलाशुबा ये कुदरती आफात है और दुआओं से मेरे ख्याल से बेहतर कोई हल नहीं हो सकता। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एसएचओज को हटाने का फैसला किया गया है। शहबाज दौर के एसएचओज हैं, सीसीपी ऑफिस में फहरिस्तें तैयार करनी शुरू कर दी गई हैं। जी शाहिद सिपरा साहब, क्या फहरिस्तें बना रहे हैं? वही हैं एसएचओ जो माजी में भी रहे, अब भी वही हैं। सिंपल उसका हल है कि आप जिला बदर कर दें, आप बाहर से ले आए, इन्वेस्टिगेशन विंग हो या ऑपरेशन विंग हो। अच्छा, किन बुनियादों पर हटाया जा रहा है? हालात हमारे सामने देखें, पोलिटिसाइज ना करें, पुलिस को आप सियासी रंग ना दें। ये सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। आया कि वजीर आला जब शहबाज शरीफ थे, ये तो नारा था कि नहीं हम पुलिस को जो है वो सियासी नहीं करेंगे, थाना कल्चर का मुझे ये खात्मा बताएं करेंगे। इससे ये तासुर दिया जा रहा है इस इकदाम से कि साबिक दौरे हुकूमत में जो काम करने वाले एसएचओज हैं, जो पुलिस के अफसरान हैं, वो ठीक नहीं थे। हम उनको तब्दील करने जा रहे हैं। लॉ देखें, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखना। घरों की दहलीज पर खवातीन की कानों से जो बालियां बनोची जा रही हैं, हाथों से चूड़ियां उतरवाई जा रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात आपके बढ़ रहे हैं। मार्केटों में रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। बड़ी मार्केट में मर्डर के केसेस हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम एसएचओ को बदलने जा रहे हैं। भाई लाहौर वालों को उठाएं, शेखुपुरा ननकाना भेज दें, वहां से लें। लेकिन अवाम का एक ही क्वेश्चन है, उन्हें किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? उनकी माएं बहनें जो मार्केट्स में घरों से निकली हैं किसी काम काज के सिलसिले में, उनको घरों पे दहलीज से रोकने के लिए आपने क्या काम किया? बिल्कुल ऐसे ही। और ताजिर इतना गैर महफूज हैं, भत्ता लेने वाले जो हैं वो ताजिरों को धमकियां दे रहे हैं। भत्ताखोरी आपके पास आ गई, पकड़े भी गए मुलजिम, बहुत अच्छी बात है, काविश को सराहना भी चाहिए। बात यह है कि हमारे यहाँ अब अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही। आप सीसीटीवी जो वीडियोस हैं, सोशल मीडिया ऐसी चीज आ गई है कि आपको अवेयरनेस इस तरह की मिल रही है, अब लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। और जब लोग खुद अपने आप को घरों तक महदूद रख रहे हैं, इसका क्या मतलब? रियासत नाकाम हो रही है। बिल्कुल, रियासत उस चीज को पूरा नहीं कर पा रही। साहब, आपने रियासत की बात की, यहाँ पर वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट है। कल वजीर आजम दौरा लाहौर पे थे, वो कहते हैं नया पाकिस्तान कोई स्विच नहीं है, तब्दीली में माफिया रुकावट है, अवामी मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। ये माफिया कौन है, कहाँ है, मुझे ये बता दे, और कौन सी तब्दीली की बात हो रही है अब? वो तो 90 दिन ने जड़ा बढ़ना सी नवा पाकिस्तान हो किथे। मुझे तो यही था, मैं तो इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन में यही सुनता रहा हूँ कि 90 दिन में नया पाकिस्तान बन जाएगा। यानी आप एक्चुअली समझ गए कि 90 दिन में कोई स्विच होगा जिसको अब आप तो एक स्विच पे आ गए हैं। पाकिस्तान है, रियासत है, मुल्क है, आप इसमें ये तो मेरे ख्याल में अब मायूसी वाली बातें आपने शुरू कर दी हैं। ये अवाम जो जिस तरह वो ऑलरेडी मायूस हो चुकी है आपसे, जिस तरह लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, और आप भी इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। जब आपके मुल्क का सरबराह इस तरह की बात करेगा कि मेरे पास कोई स्विच नहीं है कि मैं पाकिस्तान को या नया पाकिस्तान बना दूं, तो फिर भाई आपके नारे कहां पर गए? आपने जो कहा था रोजगार देंगे, महंगाई अगर बढ़ेगी तो हुक्मरान जो है वो उसका चोर होगा। ठीक है, अरबों की करप्शन होगी, खरबों की करप्शन होगी, पूरी फैमिलीज अंदर चली गई, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक है अशिया जरूरिया हमें घर की दहलीज पर मिल रही हैं, अशिया जरूरिया क्वालिटी के मुताबिक, कीमत के मुताबिक हमें कम कीमत पर मिल रही हैं, महंगाई को कंट्रोल किया गया है, तो फिर हम आपके नारे लगाएंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, अवाम भी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन इस तरह की मायूसी वाली जब आप बातें करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में इस अवाम का फिर कोई पुरसान हाल नहीं है। हालात बेहतर तो नहीं हो सकते एकदम से, ऑब्वियसली जिस कदर हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, आप उसको एकदम से कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन ये एकदम से ऊपर जाती जा रही है, उसको भी नहीं कंट्रोल कोई कर पा रहा। आप एक चीज को पकड़ लेना, कम से कम एक चीज को पकड़े। आपने चिकन गोश्त को पकड़ने की कोशिश की थी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं पकड़ा गया ना। आप अंडों के रेट देख लें, आपने अंडों को पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़े गए। चीनी को पकड़ने की कोशिश की, चीनी चोरों को आपने पकड़ भी लिया, चीनी को नहीं पकड़ा आपने। ऐसे ही कीमत पर आप नहीं काबू पा सके, डबल पे चली गई ना, 105 110 रुपए पे है। आज लाइनों में लगी हुई है हमारी माई बहनें जो है, खवातीन आज लाइनों में लगी हुई हैं, लोग उनके कारोबार जिंदगी के लिए निकले हुए हैं। हमारी औरतें लाइनों में चीनी के लिए खड़ी हैं। सस्ती चीनी के लिए सहूलत बाजार जा सकते हैं। ये मैं उसी सहूलत बाजार की बात कर रहा हूँ, उस पर भी नाकिस क्वालिटी है आपकी। आटा लेना कोई पसंद नहीं कर रहा। मुझे ये बताएं कि 860 रुपए वाला जो थैला है वो लेना कोई पसंद नहीं कर रहा। ट्रक के ट्रक खड़े हैं, मार्केट से 950 1000 रुपए वाला थैला लेना लोग जो है वो मुनासिब समझ रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि ये आटा जो है खाने के काबिल नहीं है। वो 100 रुपया 150 200 रुपए एक्स्ट्रा दे के या चक्की से ले रहे हैं या मार्केट से वो थैला ले रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि आपने ट्रक तो खड़े कर दिए, आपने ये तो दिखा दिया कि हमने आटे के ट्रक हमारे पास खड़े हैं और वाफिर मिकदार में, लेकिन नहीं, लेकिन क्वालिटी का कोई इंश्योर नहीं कर रहा। मुझे वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की स्टेटमेंट याद है कि उन्होंने ऐवान में आज 4-5 महीने पहले खड़े होकर ऐवान में कहा था
کہ 3000 روپے من پر بھی ہمیں گندم نہیں ملے گی. آپ جو فیصلے کر رہے ہیں آج وہی حالات ہیں کہ 2400-2500 روپے آپ کے رورل ایریا میں ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اربن ایریا کی بات نہیں کر رہا, دیہاتی علاقوں کی بات کر رہی ہے کہ 2400-2500 روپے آپ کو گندم مل رہی ہے. تو پھر آپ کہیں کہ یعنی اب نیا پاکستان تو لوگ بھول ہی جائیں. ایک اور اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. گستاخانہ خاکوں کو ہٹانے کے لیے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے, پرویز الہی کا کہنا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں یہ بھی چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی, ضروری ہے جی, الفتح اسٹور میں جو ہے الفتح گروپ کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ہے. یہ اچھا ہے, انیشیٹو اچھا لیا گیا ہے. میرے خیال سے اس پہ نہ حکومت نہ اپوزیشن, عوام سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی, مارکیٹ سے بائیکاٹ کرنا بہت چھوٹی چیز ہے. ہماری تو جانیں ان پر قربان ہیں, بالکل ان کی ناموس پر ہم جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. بالکل. میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اب یہ آج تو یہ خدا نخواستہ یہ خاکوں کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ان کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے فرانس کی جانب سے, دیکھیں وہ اپنے اس طرح کی چیزوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. بالکل. اور آج امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور یہ اسی صورت میں دیا جائے گا. وقتی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیشہ کے لیے کر دیں, چھوڑ دیں ان کو. آپ تھوڑا کم کوالٹی والی چیز کھا لیں. آپ کو جس طرح کی پاکستان کی ملتی ہے یا دیگر ممالک کی جو بھی چیز آ رہی ہے آپ کھا لیں, لیکن فرانس کا بائیکاٹ کریں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہم جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس لیے یہ بائیکاٹ چھوٹی چیز ہے, اس کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے, اٹھا دینی چاہیے. اور بلا شبہ ہر مسلمان کا یہی مطالبہ ہے, اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ شاہد سپرا صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین ہم بریک لیں گے, آپ نیوز ہیڈ لائنز جانیے گا, جس کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں بدلتی ہوئی معاشرتی روایات, جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے راہ روی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جدت کے نام پر, ماڈرنائزیشن کے نام پر چیزیں اس قدر بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں کہ ہمارے نوجوان نہ صرف اپنے کلچر سے, اپنی روایات سے, بلکہ مذہب سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے, وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے پس پردہ کیا کیا محرکات ہیں, کیوں جدت کے نام پر یہ سب چیزیں پیرنٹس جو ہیں وہ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں, کس طرح سے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, استادوں کے استاد, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. قاسم علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ. اتنی اہم ذمہ داری میرے خیال سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نبھا سکتا, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بگاڑ ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سجیشن تو سبھی لوگ دیتے ہیں, تنقید تو سبھی لوگ کرتے ہیں, اس کو ختم کیسے کریں؟ بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ اگر ایک پھل اچھا نہ آئے کسی درخت کا, کسی فصل کا, اور یہ عمل کئی بار دہرایا جائے کہ ہر سال پھل اچھا نہیں آ رہا, تو پھر ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی جڑوں میں وہ ٹیکا ایڈ کریں جس سے وہ کیڑا مر جائے جو پھل کو خراب کر رہا ہے. تو اس معاشرے میں ہم جو افیکٹس ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے تدارک پہ تو بے شمار باتیں کرتے ہیں, لیکن کاز جہاں سے ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا سا اس کے حل سے ہی بات شروع کریں. دیکھیے, ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر وہ چیز جس میں آپ کو لاجیکل یہ وجہ نہیں پتا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو بڑا آسان ہے کہ آپ امریکہ پہ ڈال دیں, آپ یہودی لابی پہ ڈال دیں, آپ دشمن پہ ڈال دیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ خود مضبوط نہیں ہیں. بالکل. جو بیمار وجود ہوتا ہے نا, اگر بیمار وجود ہو تو اس کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے. واصف علی واصف کا جملہ, یعنی کہ موسم کا بدلاؤ, اس میں موسم کا کیا قصور ہے؟ موسم کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور اس بیمار وجود کا ہے جو اتنا وہ خفیف اور نحیف ہو چکا ہے, اتنا کمزور ہے کہ ہر موسم اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے. بالکل ایسے. آپ یہ بدلتی دنیا کے ساتھ جو بدلاؤ آ رہا ہے, جس کو ہم ماڈرنزم کہہ رہے ہیں, اس ماڈرن ہونے میں شاید کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہماری اپنی بنیادیں بڑی کھوکھلی ہو چکی ہیں. اسی پر اصلاح کے بڑھائیں گے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے بنیادوں کو کس طرح سے جو کمزور ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جی قاسم علی شاہ صاحب. اچھا دیکھیے, اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تربیت کے تمام سورس جو کبھی
اتنے موجود تھے کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی ماڈرنزم کے نام پہ انٹری ڈال سکے. وہ سورس کیا تھے؟ ایک کمبائن فیملی سسٹم میں بچوں کو نانا نانی دادا دادی کی کمپنی مل جاتی تھی. بالکل. چندا ماموں ہوتا تھا. یہ بڑا کوشچن ہے کہ چندا ماموں چچا ماموں کیوں نہیں ہوتا تھا, لیکن چچا کا رول بھی بڑا ایک اچھے ایڈوائزر کا, مشورہ دینے کا, محبت بھرا رول ہوتا تھا. اب اس سارے کمبائن فیملی کلچر میں بچوں کو تربیت مفت میں مل جاتی تھی. ایک ڈسپلن تھا, ایک مل کے کھانا کھانا تھا, مل کے تہواروں میں شامل ہونا تھا. پھر ایک ریٹ ریس نہیں تھی. وہ ریٹ ریس جو آج ہمیں مل گئی ہے, ہر کوئی ضرب دینا چاہتا ہے, گاڑی کا سائز بڑا کرنا ہے, گھر کا سائز بڑا کرنا ہے, اور اس ریٹ ریس نے خوشیوں کو چھین لیا. ایک بات یاد رکھیے گا, اشیاء سے خوشی نہیں ہوتی, قبول کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. جب بھی اشیاء ہو اور مزید کی تمنا ہو, یعنی لالچ ہو, تو خوشی نہیں ہو سکتی. لالچ کو ختم کر کے قناعت کا آ جانا, یہ خوشی پیدا کرتا ہے. ہم نے راضی رہنا چھوڑ دیا. ہم سب کا موازنہ اپنے سے بہتر والے سے. میں جس گاڑی پہ آیا ہوں, میں اس سے بہتر گاڑی دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح. یہی میری پریشانی ہے. اور یہ گاڑی جو آج میرے پاس ہے, کبھی میرا خواب تھا. آپ خود سوچئے, یہ کبھی آپ کا خواب ہوگا, آپ میڈیا پڑھے ہوں گے کہ یار میں کسی سٹی چینل پہ اتنی بہترین وہ اینکر ہوں. آج آپ ہیں, لیکن آپ کا خواب ہوگا کہ یہاں یہ چینل کا سائز بڑا ہو جائے, یہاں کو بڑا سا چینل مجھے کہہ دے میں آ جاؤں. یہ انسان, دیکھیں نا, میں نے آپ کی دل کی بھاوناؤں کو جیسے میں نے کہا, آپ لاکھ کہیں جو اسمائل ہوتی ہے نا, وہ سچ بتا رہی ہوتی ہے. تو اب مجھے کہہ دے نہیں شاہ صاحب آپ بڑے راضی ہیں, ہوں گا, لیکن یہ جو میری خواہشوں نے بچے دیے ہیں, اور ان بچوں کا نام بھی خواہش ہے, میں ان کو کہاں لے کے جاؤں؟ یہ ہر وقت میرے ساتھ پھر رہے ہیں, میری خواہشوں کے بچے, اور جب یہ پوری ہو جائیں گی تو پھر مزید بچے پیدا ہو جائیں گے. ایک نیچر ہے نا, ہیومن نیچر ہے کہ آپ آگے کی تلاش میں کچھ کرنے کی دوڑ میں. میں کہتا ہوں نا کہ ایک اصل پروگرس ہے, جائز ہے. بالکل. دین کہتا ہے آپ کو, دین کہتا ہے آج کا دن آپ کا پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ ایک نارمل نیچرل گروتھ ہے. اب نارمل گروتھ یہ ہے کہ آپ خبط عظیم میں کچھ چیزوں کو بڑا کر دیں اور کچھ چیزیں بونی ہو جائیں. بالکل صحیح کہا. اور وہ اتنی بونی ہو جائیں, یعنی کہ اب کیٹو کا اور شملہ پہاڑی کا کیا موازنہ. بالکل. اور بڑے لوگوں کی زندگی میں کیٹو اور شملہ پہاڑی کا کمبینیشن ہے. کیسے؟ پیسہ کما لیا ہے, صحت کو گوا دیا. بالکل صحیح کہا. یعنی صحت شملہ پہاڑی جتنی ہوگی اور پیسہ جو ہے وہ کیٹو جتنا ہو گیا. اچھا, پیسہ کما لیا ہے, وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اور جو شملہ پہاڑی ہے وہ کہ ریلیشن شپ کا ستیہ ناش کرتی ہے. ہیلدی ریلیشنز ہی نہیں ہے. کئی لوگوں نے بڑے عہدے حاصل کر لیے, اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے. اچھا, کچھ لوگوں نے پھر سامان اکٹھا کیا. انسان کا سب سے بڑا معمہ یہ ہے, وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے اور انہی کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. یہ سیٹسفیکشن, یہ اطمینان قلب, یہ گریٹیچیوڈ, یہ ایمان, یہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور یہ اگر جھگی کے فقیر کے پاس بھی ہو تو بڑا امیر ہے. قناعت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو امیر کر دیتی ہے. لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہو اور قناعت نہ ہو, راضی آپ نہ ہو, اور آپ کے اندر تمنا ہو ضرب دینے کی اور اس دنیا میں پکا پکا رہنے کی, آپ مشکل میں چلے. اچھا, اب یہ چیزیں وہ سب ہیں کہ اگر ہم دنیاوی جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے دین کی طرف آئیں, قناعت, پرہیزگاری, میرے خیال سے یہ چیزیں تب آپ پر جو ہیں ایکچولی آپ اپنے اندر سے فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ دین کو سمجھ لیں. دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے اور میرے خیال سے مشکل بھی ہے. اچھا, ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے جس کو میں بڑا مطلب کہتے ہیں نیڑے نیڑے ہو کے لنگ جاؤں گا میں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے دین ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. مثلا ہم دینداری کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری باتیں کر رہے ہیں. یار کبھی معاملات جا کے دیکھو, عبادت کا مطلب تھا میں اللہ کو مانتا ہوں لہٰذا میں اللہ کی مانوں گا. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. یعنی اللہ کہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے سلوک اچھا کرو, لیکن ہم دوسروں کو سبق ضرور دیتے ہیں, بڑھ چڑھ کے سبق دیتے ہیں. سمجھ لیا, یعنی ہم نے دین سمجھا کہ اپنی عبادت پوری کر کے پھر دوسروں کو نصیحت کرنے کا نام دین ہے. دین یہ نہیں تھا. دین تھا کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ میں تیرا بندہ ہوں, وہ اپنے بندے کو کہتا ہے اپنے رشتے نبھاؤ, اپنے والدین سے سلوک اچھا کرو, درگزر کر دو, معاف کر دو, آسانی پیدا کرو, اظہار کرو, قربانی دو. سر دیکھیں نا, یہی عملی نمونے تھے نا حضور کی ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ آج تو 11 ربیع الاول ہے, تو میرا یہ بھی پیغام ہے نا کہ ہم کیوں نہ ایک عادت سیرت کو پڑھ کے اپنے اندر پیدا کریں, کوئی ایک عادت, اور وہ حضور کے نام پہ ہو. ہم کہیں کہ ہم یا باری تعالیٰ
تیرے جو سب سے پیارے لاڈلے نبی تھے جو رحمت للعالمین تھے ان کے اندر یہ عادات تھیں, اچھی عادات, ان میں سے ایک عادت میں اپنے اندر پیدا کرتا ہوں اس لیے کہ میرے حضور میں تھی. یعنی ہم جان دینے کو تیار ہیں حضور کے نام پہ, ہم وہ ایک اچھی عادت اپنانے کو تیار نہیں ہیں, مثلا معاف کرنا, درگزر کرنا, آسانی پیدا کرنا, احسان کر دینا, آسانی پیدا کر دینا, رستہ دے دینا, رستے میں مشکل ہٹا دینا. اور کوئی ایک عادت ہی آپ اگر اپنے دل سے تہیہ کر لیں گے نا, میں نے یہ بہت نوٹس کیا ہے کہ ایک اچھی چیز اگر آپ اپنانا شروع کر دینا تو اس سے جڑی اچھی چیزیں خود بخود آپ کی نیچر کا حصہ بنتی جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا کمال, آپ کے جملوں میں وزڈم ختم ہے. مثلا کیا ہے جی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو حکم ہے جھوٹ ختم کر دے, ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. بالکل, کتنی آسانی ہے. آپ نے فرمایا جس میں حیا نہیں ہے اس میں پھر ختم ہو گیا وہ. حیا ایک ایسی چیز ہے. حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ حیا کا مطلب صرف یہ آنکھوں کا کنٹرول نہیں ہے. بالکل, حیا کا مطلب ہے جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں. بالکل, مثلا میں آیا ہوں تو میرے لیے آپ میری ایک بہن ہے چھوٹی, آپ کتنے پروگرام ہم نے کیے ہوں گے, یہ جو گٹ فیلنگ ہے کہ آپ میری چھوٹی بہن ہے, یہ آپ کو پتا ہے. بالکل, یہ کیمرے پہ کسی کو پتا نہ ہو لیکن آپ کو یا عائشہ کو پتا ہے کہ میری فیلنگ آپ کے لیے یا ہمارے کیمرامینز کے لیے ایک بھائی اور بہن والی. بالکل, یہ جو ایک حیا ہے ہم وہ نہیں رکھتے. وہ فزیکل چیزوں کا نہیں کہ اخبار اور موبائل یہاں ہونا ہے, دل میں کس کو کہاں رکھا ہوا ہے. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار ادب والے رشتوں کو ادب پہ رکھنا ہے, جو اپنے ان کو اپنوں جیسا رکھنا ہے. ہم لوگوں میں وہ حیا نہیں ہوتی, تو حضور نے فرمایا حیا ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. قاسم علی شاہ صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین, بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا لیکن غور و فکر ضرور کریے گا. معاشرتی برائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, بے راہ روی کی بات کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے. قاسم علی شاہ صاحب, خودکشی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے. اتنا بڑا انتہائی قدم اور پھر خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا انا, ہونے والا واقعہ خودکشی نہیں کرواتا. ہونے والا واقعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ 1000 کے ساتھ ہو رہا ہوگا لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی ہوگی. بالکل, خودکشی وہ رسپانس ہے اس واقعے پہ, رد عمل ہے بندے کا جو اس نے رد عمل کیا. یاد رکھیے گا اللہ کا جو نظام ہے اور اس نظام میں جو رحمت برس رہی ہے, رحمت کیا ہے؟ آپ نے انا کوشچن ہے, 2 منٹ بول لوں, آپ الرٹ رہنا. ضرور. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کانے کتنے دیکھے ہیں ایک آنکھ والے, بتائیں مجھے. بالکل, چند دیکھے نا, نہیں چند دیکھے ہوں. بالکل بالکل, میرا اتنا ایکسپوئر ہے, میں نے 15 سے زیادہ نہیں دیکھے. بالکل, یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ ہم 2 آنکھوں سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ آنکھیں بچ کے قبر تک چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا. یہ ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے, کونی لگ جائے, آنکھ نہیں بچے گی. بالکل, اللہ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ بچے کے ساتھ بھی فرشتے بھیجتا ہے رحمت کے. یہ پوری کائنات رحمت سے بھری ہوئی ہے, اور رحمت کی تعریف یہ ہے اپرچونٹیز. مشکل سے مشکل حالات سے قدرت آپ کو نکالتی ہے, نیا کر دیتی ہے. پرابلم چیلنج آپ کو نیا کرنے کے لیے آتا ہے, اور بہادر کرتا ہے, بریو کرتا ہے. زندگی میں 1000 چیلنج آئے ہوں گے, ان سے نکل کے آپ بنے ہوں گے. اس کا جملہ سن لیجئے گا, ثابت ہوا یہ کائنات امکانات سے بھری ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا. یہ ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا کی تشریح. اب سنیں, جب بندہ خودکشی کرتا ہے تو اس کی ذہنی حالت یہ ہوتی ہے وہ امکانات دکھتے نہیں ہیں. اس کے سارے امکانات, ساری کھڑکیاں, ہر جگہ کلاؤڈز اور گرے ایریاز آ جاتے ہیں, امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, امیدیں ختم ہوتی ہیں, کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں, کوئی راہ نہیں ملتا, کوئی انگلی نہیں پکڑتا, کوئی کندھے پہ تھپکی نہیں دیتا, کوئی 2 میٹھے بول نہیں بولتا. لیکن اس سٹیج پہ کیسے آپ کا بچہ پہنچ گیا؟ جس طرح بھی یہ 16 سالہ لڑکی کی ہمارے سامنے مثال ہے, نہ کہیں ماں باپ کا رول, نہ کہیں فیملی کا رول, آخر کہیں نہ کہیں تو اس کی ذہنی حالت اس طرح کی بنانے میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے نا. دیکھیں اگین آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. وہ لوگ ہوں گے لیکن اس بندے میں اگر باشعور انسان ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ میری زندگی ہے, میں نے رسپانسبلٹی قبول کرنی. کال کوٹھڑی پتہ کیوں مشکل ہے؟ کال کوٹھڑی میں یا وہ سزا قید کی ایک آپشن ہے اور دوسری موت آپشن ہے. کال کوٹھڑی والا کہتا ہے مار دو, بالکل, کیونکہ کھڑکیاں بند ہیں ساری, کچھ دکھ نہیں رہا. آپ کو گھڑی کے بغیر اس کمرے میں اگر 8 گھنٹے رہنا پڑے وہ 8 صدیاں ہو جائیں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کال کوٹھڑی ہوگی. تو زندگی میں اگر کال کوٹھڑی بن جائے, فزیکلی نہیں, ادھر کال کوٹھڑی بن جائے, یہاں جندرے لگ جائیں, یہاں تالے لگ جائیں اور آپ کو کوئی راہ نہ ملے, تو ایک ہی رستہ ملتا ہے کہ زندگی سے چھٹکارا پا لیا جائے. یہ علامت ہے, یہ سائن ہے کہ اس سماج میں ہم نے سماج کے مائنڈ سیٹ کو ایڈریس نہیں کیا.
ना किया मीडिया ने, बड़ी माफी के साथ। यानी होना चाहिए था मेंटल अवेयरनेस पे भी कोई प्रोग्राम हो, होना चाहिए था कोई पॉजिटिविटी पे प्रोग्राम हो। चलिए इस पे हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। अच्छा जी, वो जाविया कहाँ चला गया, वो मन चले का सौदा कहाँ चला गया, वो गडरिया कहाँ चला गया, वो अल्फा ब्रेवो चार्ली कहाँ चला गया, वो धुआं ड्रामा कहाँ चला गया। ये वो चीजें थी जो कहीं ना कहीं एक वेंटिलेशन का रोल प्ले करती। मैं एक सीन छोटा सा बताऊं, इजाजत हो? मन चले के सौदे में एक सीन है, चोर दीवार फलांग के अंदर आ जाता है, जो मेन कैरेक्टर है, इशफाक साहब क्या लिख रहे हैं, मेन कैरेक्टर उसको देखता है, ओए तू कौन है? वो कहता जी मैं चोर हाँ। वो कहता मैं तेनू पहचान गया, तू चोर नहीं है। चोर को कह रहा तू चोर नहीं है, कहना फिर मैं कौन हाँ? कहना तू मेरा इम्तिहान है, तू मेरा इम्तिहान है, मैं हूं तेनू फेस करना है। जब आपकी जिंदगी में इम्तिहान आ जाए, आप इसको फेस करना सीख लें, फिर ट्रेन के आगे खड़ा होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही, फिर मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाना और गोलियां खानी जरूरी नहीं है। आप जिंदगी के चैलेंज को फेस करें। अच्छा, अल्लाह ने क्यों इतनी सख्त सजा रखी? आप वो अहादीस पढ़ लीजिए कि खुदकुशी हराम है और खुदकुशी करने वाले के लिए इतनी सख्त सजा कब्र में और आखिरत के रोज क्यों होगी? वजह पता क्या है? अल्लाह कहेगा मैंने इम्कानात की दुनिया पैदा की, तू आंखें खोलता, जरा ढूंढता, तलाश करता, तू इल्जाम लगा रहा है मेरी माँ का कसूर था, मेरे हालात का कसूर था, मेरे कॉलेज का, खुद अल्लाह ताला कहते हैं मुझे पुकारो मैं मेरे टीचर का कसूर था। तू सजदा करके देखता तो सही, तू कभी पुकार के मुझे कहता यकीन के साथ, या तू जरा दुआ करता कि बारी ताला को उंगली पकड़ने वाला भेज दे। मैं आपको एक नुस्खा बता दूं, जिंदगी में मेंटोर गाइड बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही, वो आपको अंधेरे से निकाल लेता है, वो दलदल में से निकाल लेता है। एक जो दलदल होती है ना, छोटी सी स्टिक से बचा जा सकता है, उस स्टिक को सही जगह रखा जाए तो आप निकल जाते हैं। आपको कोई दूर से देख के कह दे आप दलदल में हो, सिर्फ लेट जाओ, आपने सीधा नहीं रहना। बिल्कुल। तो उसकी जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी आपको नीचे नहीं जाने देती, वो बचा लेती है। सिर्फ थोड़ा सा इशारा। तो हमें अपने बच्चे, अपने जूनियर्स, अपने छोटों, उनके उंगली पकड़नी चाहिए। बाबे इशफाक का जुमला कोट कर दूं, वो कहता है कि जी हर पाकिस्तानी को एक कंधे की जरूरत है जिस पे सर रख के वो रो ले, दो आंसू बहा ले, ताकि उसका कथारसिस हो जाए। ये कथारसिस हो जाए तो बंदा जवान होके उस मुश्किल से निकल के जिंदगी को फेस करने लगता है। बहुत जबरदस्त बातें, और मेरे ख्याल से इन बातों को सुनने से ही बहुत सारे लोगों के अंदर वो जो उम्मीद कहीं ना कहीं दब जाती है, वो जिंदा हो जाती है। कासिम अली शाह साहब, वक्त कम है, मैसेज क्या देना चाहेंगे खास तौर पे नौजवानों को? जहां मैंने ये कहा कि एक आदत आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से लेके अपना लें, वहां ये भी मैसेज है कि एक आदत निकाल भी दें। कोई ऐसी आदत जो मेरे हजूर को पसंद नहीं थी, कोई एक आदत, वो मुमकिन है जल्दबाजी हो, वो मुमकिन है झूठ बोलना हो, वो बद इखलाकी हो, वो बद जुबानी हो, वो अप्रिशिएट ना करना हो। मेरे हजूर ने हर अच्छी चीज को अप्रिशिएट किया। क्या आप अप्रिशिएट करते हैं? हम हुलियतन सारा का सारा वो मॉडल अपना लेते हैं दीन का, अंदर से जो रूह थी दीन की वो अपनाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैसेज, और मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक आपने अच्छी चीज को अपनाना है और एक को आपने अपने आप से प्रॉमिस ये करना है कि खत्म कर दें। आपकी जिंदगी आप देखिएगा खुद ब खुद आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं सर्दियों के साथ ही, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं हम देखते हैं ड्राई फ्रूट की जो है वो मांग तो बढ़ ही जाती है, महंगे भी हो जाते हैं। शौकीन अफराद जो हैं वो धड़ाधड़ ड्राई फ्रूट ख़रीदना भी शुरू कर देते हैं। अब खुश्क मेवाजात जो हैं, इनकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, इनका इस्तेमाल कितना होना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपने मूंगफली खा ली, आपने बादाम खा लिए, आपने दीगर चीज़ें खा ली, ये गर्म होती हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, कितना इस्तेमाल होना चाहिए, किस चीज़ में कितनी ग़िज़ाइयत है, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। ये हमें बताएंगी आयशा नासिर जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। आपके सामने तो मैं जुर्रत भी नहीं कर सकती कुछ बताने की। नहीं, आपको भी बहुत पता है। क्या हाल चले आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आज सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि ड्राई फ्रूट कम खाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। जी तो बताइएगा, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल सर्दियों में कब, कैसे और कितना होना चाहिए? अभी जो आपने बात की ना अना के ड्राई फ्रूट को हम कहते हैं ये गर्म होता है। सबसे पहले मैं इससे शुरू करूंगी बात कि गर्म ठंडा तो एज सच मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें जब हजम होती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। अब ड्राई फ्रूट की टोटल सर्विंग एक मुट्ठी के बराबर है। आपकी रिक्वायरमेंट आपकी मुट्ठी के बराबर, मेरी रिक्वायरमेंट मेरी मुट्ठी के बराबर। जितना आपकी मुट्ठी का साइज़ है, अब उसमें चीटिंग हम क्या करते हैं, वो गिर रहे होते हैं, हम भर के मुट्ठी ले लेते
कहते हैं नहीं जितना आपकी मुट्ठी में आसानी से आ जाए मिक्स ड्राई की बात करें कि दोनों की करें? एक तो एक मुट्ठी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर। आइडियल टाइम क्या है, किसी भी चीज़ को जब आप एम्प्टी स्टोमक लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, या तो आप इसको उठते साथ ही लें, अगर आप उठते साथ ही 2 अखरोट, 7 बादाम या एक मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट दे देंगे। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं मेरे आपके जैसे, वो इसका उठते साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुट्ठी उठते साथ ही आपने नट्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा इसका जो अच्छा टाइम आता है वो शाम 4 से 5 बजे के दरमियान। अक्सर हम देख रहे होते हैं वालिदैन बहुत परेशान हैं, हम बच्चों को क्या स्नैक के तौर पे दें। बच्चे जब स्कूल से आते हैं खाना खिला दिया, पढ़ने से पहले उनको क्या ऐसी चीज़ दी जाए। हम जानते हैं बादाम जो है वो याददाश्त के लिए बहुत अच्छे हैं, ओमेगा 3 बेसिकली बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सो स्नैक के तौर पे जो इसका दूसरा आइडियल टाइम बनता है वो स्नैक के तौर पे। जिस तरह से इसको इस्तेमाल करना ज़रा अच्छा नहीं है वो है हांडियों में डाल के जो हम लेते हैं ना, काजू हमने डाला होता है, बादाम दाम भी, कुछ लोग अखरोट भी, तो वो अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि उस टाइम पे खाना भी एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर से नट्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकी। अच्छी एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ की तभी होती है जब उसको अकेले लिया जाए, जैसे उठते साथ ही ले लिया या शाम 4 बजे के करीब ले लिया। रिक्वायरमेंट भी मैंने बता दी कि एक मुट्ठी के बराबर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस की बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। रिसर्चेस ये कहती हैं अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, नट्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि इनके अंदर फाइबर भी है, इनके अंदर प्रोटीन भी है एंड ये फ़ैट की एक अच्छी फॉर्म है। फ़ैट जो है आपको भूख नहीं लगने देता। जब आप वॉलनट्स ले लेते हैं या जब आप बादाम इस्तेमाल कर लेते हैं आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सो आप इनको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऑन द अदर हैंड ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग रज़ाइयों में बैठ के, मैं यही कहने वाली थी कि हमारे यहाँ एक की रिवायत है, हम लोग खुद ऐसे ही करते हैं कि रात को जब खाना खा लिया, लेट नाइट आपको नींद नहीं आ रही तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि या तो आप चाय का इस्तेमाल करें, साथ आपके ड्राई फ्रूट पड़े हैं और आप खाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपने टीवी देखते हुए पूरा टीवी लाउंज हमने मूंगफली के छिलकों से भरा हुआ होता है, वो गलत हो जाता है। उसमें आपको कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि आप कितना खा रहे हैं। और जो पीनट्स हैं वो तो स्पेसिफिकली थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत बुरे हैं। उन्हें थायराइड के पेशेंट्स ने तो इनका इस्तेमाल ही नहीं करना। और दूसरा, पीनट्स थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो कर सकते हैं, सो पीनट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 17 मूंगफली के दाने दिन में बहुत ज़्यादा है, सो 17 से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। बहरहाल ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वेट गेन कराएगा क्योंकि फ़ैट है, बिल्कुल फ़ैट ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले अगर हम काजू की बात करें, काजू जो है इसको कहते होते थे एक ज़माने में गरीबों का प्लांट, और अब देखें सबसे महंगा हमारे पास जो है वो काजू आता है। सो काजू जो है कॉपर इसके अंदर अच्छी मिकदार में मौजूद है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमें कैंसर से और दीगर बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीला मवाद है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। दूसरा, इसके अंदर मैग्नीशियम है जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, यानी कि बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ तो नहीं डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। सो हम गलती क्या करते हैं, हम बच्चों को बहुत अरसे तक काजू जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते। जितना आप बच्चे को जल्दी, यानी वो 1 साल का हो गया, आप उसको नट्स जो हैं ज़रूर इंट्रोड्यूस, बल्कि शायद उससे भी पहले कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि पीनट जब 3 माह का बच्चा है तो हल्का सा ज़रा उसके मुंह में रख दिया जाए, कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं। सो जितनी जल्दी आप नट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे उतना कम चांसेस हैं कि बच्चों को नट से एलर्जी होगी। जैसे कुछ लोगों को बादाम से होती है, वॉलनट से होती है, पीनट से होती है। सो आपने काजू जो है बच्चों को जल्दी इंट्रोड्यूस करा देना, वो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फिर याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं वो काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये LDL लेवल हमारे को नीचे लेके जाता है और HDL को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बादाम की। बादाम कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, बहुत सारे लोग होते हैं उसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो दूध नहीं पी सकते, वो आलमंड मिल्क एक नई चीज़ आई है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड मिल्क उनके लिए बहुत अच्छा है। बादाम को बेसिकली आपने छिलका उतार देना है 1 कप बादामों का, उनको पानी के साथ ग्राइंड करके वो आपने दूध की जगह इस्तेमाल कर लेना है। सीरियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना और ये बच्चों बड़ों सबके लिए इफेक्टिव है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अगेन जो बादाम है हमारे लिए वो ओमेगा 3 का सोर्स है, हमारी याददाश्त को बेहतर करेगा, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर तीसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है वॉलनट्स, अखरोट। अखरोट जो है दिन में 7 मैक्सिमम इस्तेमाल करने, इससे ज़्यादा नहीं
नहीं। और मेरी शायद आप स्टोरीज देखते हो उसमें होता क्या है कि अखरोट बहुत ज़्यादा ही चल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़े एडिक्टिव होते हैं। आप एक खाना शुरू करते हैं और अगर आपने गिने नहीं ना हुए फिर तो पूरा डब्बा खा के आप उठेंगे। सो गिन के आपने मैक्सिमम 7 अखरोट खाने हैं। 2 अखरोट का जो है वो आइडियल है, 2 से 4 अखरोट आप इस्तेमाल कर लें एंड बाकी उसमें दूसरा अच्छा आयशा, यहाँ पे सॉरी मैं ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब हमारे यहाँ तो हर दूसरा बंदा जो है हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अब ड्राई फ्रूट उनको तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस्तेमाल ही नहीं करना, क्या वो बिल्कुल इस्तेमाल छोड़ दें या फिर आप कोई क्वांटिटी सजेस्ट करना चाहेंगी? हर एक का ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो वेरी करता है, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। एक वक्त में 1 अखरोट खा लिया चलते फिरते, लेकिन एम्प्टी स्टोमक, ये नहीं कि आपने पूरा खाना दोपहर का खाया उसके ऊपर से 1 अखरोट खा लिया, उसकी क्या एब्जॉर्प्शन होगी। जैसे नाश्ता किया 1 घंटा गुजर गया तब आपने 1 अखरोट खा लिया, बट अगैन आपका ब्लड प्रेशर किस लेवल पे है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसमें फिर दूसरा बड़ा मसला आता है, हम खाते हैं सॉल्टेड पीनट्स जिन पे ऊपर से नमक डाला गया हो, सॉल्टेड वॉलनट्स वगैरह, उनका इस्तेमाल नहीं करना। रोस्टेड कोई चीज़ नहीं खानी, फ्रेश प्योर हॉल से खुद निकाल के उसका इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपको पता है उसकी किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई। इसी तरह हम वॉलनट्स की बात कर रहे थे, वॉलनट्स और बादाम दोनों ही विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई हमारी एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, ज़ाहिर है हमारी जिल्द को तरोताज़ा रखता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होता है। इसके अलावा ये जो ड्राई फ्रूट है, जितना ड्राई फ्रूट है हमारे पास, ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बिनाई का मसला है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सही। अच्छा आयशा, हम देखते हैं बच्चों के लिए अक्सर बहुत सारी जगहों पे, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है, पाउडर बादाम का बनाकर और मुख्तलिफ चारों मगज़ उसमें डालकर बच्चों को वो पाउडर कहा जाता है, अगर दें तो बच्चों का जहन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसमें बताइएगा मदर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, कितना इफेक्टिव है ये? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जब आप बादाम का पाउडर बनाते हैं ना, आधा ऑयल, बादाम के अंदर असल चीज़ है उसका ऑयल, जो मैं ओमेगा 3 तब से कह रही हूँ, बादाम का आधा ऑयल तो उसके ग्राइंडर पे ही रह जाता है। सो आधी चीज़ आपने बच्चों को दे दी, आधी चीज़ पीछे रहेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये छिलका उतार के अगर आप बादाम लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। सुबह उठते साथ ही निहार मुँह 7 बादाम, या जब भी बच्चा खाली पेट है उसको 7 बादाम छिलका उतार के दिए जाएँ। हाँ, ये जो बादाम का पाउडर वगैरह ये कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगेन बच्चों को चाहिए ओमेगा 3 जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करे, उनकी याददाश्त को बेहतर करे, उनको ज़हीन बनाए। ओमेगा 3 सारा ऑयल के अंदर है, ऑयल ग्राइंडर की चारों दीवारी पे चिपक गया है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे अब साथ ही साथ ये बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप कम चीज़ खाएँ, खास तौर पे लाहौरियों के लिए। अब ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जब आप करना शुरू करते हैं आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना खा लिया है और इसकी क्वांटिटी आपके लिए नुकसानदेह भी है। इन केस अगर आपकी रूटीन ही ये है कि आप हर रोज़ रात को सर्दी में घर बैठ के आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हद तक नुकसानदेह है हर रोज़ का इस्तेमाल? हर रोज़ का इस्तेमाल सबसे पहले तो मोटापा लेकर आएगा। मोटापा अगर आ गया है तो साथ ही आप समझें शुगर का मसला भी बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर, जो हमने अभी बात भी की कि अगर पहले से ब्लड प्रेशर का मसला है वो तो और बात है, लेकिन ये अपने साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी को लेकर आ सकता है, और बजाय इसके कि हार्ट की बीमारियों को ठीक करे, ये हार्ट की बीमारियों की वजह बन सकता है। सो ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। मैंने ये देखा सर्दियाँ गुजरती हैं, 5 किलो तो ऐसे ही चढ़ा होता है ना हमारे ऊपर, और वो यही होता है कि हम लोग बैठ के ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा, मछली का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, मछली के अंदर भी हेल्दी ऑयल है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब उससे होता है क्या, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ऊपर हम पहन लेते हैं स्वेटर से हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता, हम जब वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने 2-3 महीनों के अंदर अंदर 5-6 किलो बढ़ा लिया। और जितना आप पे मोटापा ज़्यादा होगा उतनी बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा आएंगी। ओवरऑल अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, 3 मसले जो हैं ये फिर लेकर बिल्कुल। और अब हम देख भी रहे हैं कि क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल को जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझना छोड़ दिया है, तो ये बीमारियां हर दूसरे बंदे में हैं। हर कोई ब्लड प्रेशर का, हार्ट का पेशेंट हमें नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आप ज़रूर खाने पीने का ख्याल रखें, खाएं पिएं, लेकिन मुनासिब खाना ही ज़िंदगी की और सेहत की अलामत है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
शहर के गलियों बाजारों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। गली गली कूचा कूचा हम देख रहे हैं कि इस वक्त रोशनियों में मुनव्वर नजर आ रहा है और रात के टाइम तो क्या खूबसूरत मनाजिर देखने को नजर आते हैं। बहुत सारे लोग खुसूसी तौर पर घरों से बाहर निकलते हैं यही मनाजिर देखने के लिए। इस वक्त शहर में क्या सिचुएशन है, किस तरह से खूबसूरती से गलियां बाजार सजाए गए हैं, नन्हे नन्हे बच्चे अपने घरों को सजा रहे हैं, महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है, दरूदो सलाम की सदाएं हर जगह हमें बुलंद नजर आ रही हैं। सादिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया, बताइएगा किस तरह से शहर में गली मोहल्लों को सजाया गया है, क्या मनाजिर है शहर के? वसल्लम के साथ अकीदत के इजहार के लिए उनके जश्न वलादत पर उम्मत मुस्लिमा की जानिब से यहाँ पर महाफिल का एहतमाम किया जाता है। वहीं पर घरों को, गली मोहल्लों को भी सजाया जाता है। मैं गणपत बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज खरीदारों का रश नज़र आ रहा है। ईद का समा है, लोग अपने घरों को सजाने के लिए, गली मोहल्लों को सजाने के लिए, बड़े बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ शहरी है मेरे साथ, जान लेते हैं कि किस तरह से आप ईद मिलादुन्नबी पर अपने घर को सजाते हैं, क्या क्या डेकोरेशन करते हैं, इसके साथ किन चीज़ों का एहतमाम करते हैं, ये बता दें। आप यहाँ खरीदारी करने आए हुए, आप करते हैं या आपसे पहले आपके वालिदैन भी करते थे, आपके बच्चे भी करते हैं? मेरे वालिदैन भी करते थे, अब मैं भी कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे भी ईद मिलादुन्नबी की खरीदारी करते रहेंगे और गली मोहल्लों और घरों को जो ना डेकोरेट करते रहेंगे। ये हम बरसों से करते आ रहे हैं, सदियों से ये सिलसिला चल रहा है और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क और अकीदत का वालहाना इजहार करने का एक तरीक़ेकार है। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो ना ईद मिलादुन्नबी का ये सिलसिला हमेशा चलता रहे, क्योंकि हमें दुनिया में जो कुछ भी मिला है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत के सदक़े मिला है और हम चाहते हैं कि हम हजूर का मिलाद जो ना हर साल जोश व खरोश से मनाते रहें। जी हाँ, बिल्कुल, ये ईद का समा होता है, शहरी अपने घरों को सजाते हैं, उसके साथ साथ महाफिल का एहतमाम किया जाता है। बच्चे खासकर 12 रबीउल अव्वल को अपने घरों के बाहर बाज़ारों में खिलौने बनाकर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो हम मुसलमानों के लिए ये ईद का समा है, यहाँ पर खरीदारी की जाती है ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें खरीदी जाए अपने घरों को, अपने बाज़ारों को डेकोरेट किया जाए। तो एक बात हम जो बताते हैं चलो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें प्यार और इंसानियत का दर्स देती है। आप महाफिल का एहतमाम भी कीजिए, आप खैरात का एहतमाम भी कीजिए, आप अपने गली मोहल्लों को भी सजाइए, लेकिन उसके साथ साथ इंसानियत का दर्स भी दीजिए। अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद कीजिए और उनका साथ दीजिए ताकि अगर किसी मुश्किल घड़ी में हम मुसलमान हैं तो हम एक दूसरे को निकाल सकें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें इस चीज़ का दर्स देती है कि इंसानियत का झंडा जो है ऊंचा किया जाए। और सादिया, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। जहां पर आका से मोहब्बत का इजहार गली मोहल्ले से जाकर किया जा रहा है, वहीं पर ज़रूरत इस अमर की है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी अमल पैरा हों हम सब और उसवाए रसूल के पाबंद हों। दुआ यह है कि अल्लाह पाक हम सबको उसवाए रसूल का पाबंद बनाए और आका की आमद का जश्न इसी तरह से हम सब रहती दुनिया तक मनाते रहे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।